ओम ओम ओम। आज हम फिर से मध्यकालीन भारत को जो नोट्स है उसको पढ़ेंगे। ये मेरा लगभग 8वां वीडियो है मध्यकालीन भारत का। आज ही का ये मेरा 8वां वीडियो है जिसमें हम लेक्चर नंबर कितना 22 से लेकर 24 तक के तथ्यों को देखेंगे, जो कि ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये मेरा 8वां वीडियो है, ठीक है, मध्यकालीन भारत का। और ये मध्यकालीन भारत का 8वां वीडियो है और इसमें लेक्चर नंबर 22 से लेकर 24 तक देखेंगे सभी प्रश्नों को। ठीक है, शुरू करते हैं। बाईस है बाबर के प्रमुख युद्ध। बाबर के प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। राणा सांगा का अन्य नाम राणा संग्राम सिंह था। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा राणा सांगा था। ये जीवन में 49 बार युद्ध कर चुके थे। सांगा के शरीर पर 89 प्रकार के तीर भालों का निशान था। राणा सांगा का अन्य नाम राणा संग्राम सिंह था। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा राणा सांगा था। ये जीवन में 49 बार युद्ध कर चुके थे। सांगा के शरीर पर 89 प्रकार के तीर भालों का निशान था। बाबर ने खानवा का युद्ध जिहाद के नाम से लड़ा और खानवा जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि लिया और तमगा नामक कर भारत में बंद कर दिया। बाबर ने खानवा का युद्ध जिहाद के नाम से लड़ा और खानवा जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि लिया और तमगा नामक कर भारत में बंद कर दिया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच था। मेदिनी राय चंदेरी एमपी का राजा था और मेदिनी राय की पराजय हुई और बाबर ने हत्या किया मेदिनी राय को। मेदिनी राय चंदेरी एमपी का राजा था और मेदिनी राय की पराजय हुई और बाबर ने हत्या किया मेदिनी राय को। बाबर ने चंदेरी का युद्ध जिहाद के नाम से लड़ा और बाबर ने चंदेरी का नया राजा अहमद शाह को बनाया और 20 लाख दाम तंबा का सिक्का वार्षिक दिल्ली भेजना होगा। बाबर ने चंदेरी का युद्ध जिहाद के नाम से लड़ा और बाबर ने चंदेरी का नया राजा अहमद शाह को बनाया और 20 लाख दाम तंबा का सिक्का वार्षिक दिल्ली भेजना था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच था। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। सरयू नदी जाती है एवं गंडक नदी में मिल जाती है तो घाघरा नदी बनती है। घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। सरयू नदी आती है एवं गंडक नदी में मिल जाती है तो घाघरा नदी बनती है। महमूद लोदी घाघरा नदी में नाव पर बैठकर लड़ रहा था और बाबर स्तर पर लड़ रहा था। महमूद लोदी का हार हुई और भागकर बंगाल में नुसरत शाह के यहाँ शरण लिया। महमूद लोदी घाघरा नदी में नाव पर बैठकर लड़ रहा था और बाबर स्तर पर लड़ रहा था। महमूद लोदी की हार हुई और भागकर बंगाल में नुसरत शाह के यहाँ शरण लिया। महमूद लोदी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को लाहौर में स्वाभाविक मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण हुआ। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1529 को लाहौर में स्वाभाविक मृत्यु हुआ ब्रेन हेमरेज के कारण हुई। बाबर की स्वाभाविक मृत्यु 26 दिसंबर 1529 को ब्रेन हेमरेज के कारण हुई। बाबर को सबसे पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। दूसरी बार बाबर के शव को काबुल में दफनाया गया। बाबर को सबसे पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। दूसरी बार बाबर के शव को
काबुल में दफनाया गया। बाबर के प्रसिद्ध सेनापति मीर बाकी है। 1527 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया और मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया 6 दिसंबर 1992 को। उस समय यूपी के सीएम कल्याण सिंह और देश के पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे। बाबरी मस्जिद तोड़ने का जांच आयोग का गठन इब्राहिम आयोग समिति ने किया। बाबर का प्रसिद्ध सेनापति मीर बाकी है। 1527 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया मीर बाकी ने। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया 6 दिसंबर 1992 को। उस समय यूपी के सीएम कल्याण सिंह और देश के पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे। बाबरी तोड़ने की जांच आयोग का गठन इब्राहिम आयोग समिति ने किया। बाबर की आत्मकथा जिसे स्वयं बाबर ने लिखा, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में है। तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा और अंग्रेजी अनुवाद बेवरिच महोदय ने किया। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना है। बाबर की आत्मकथा जिसे स्वयं बाबर ने लिखा, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने और अंग्रेजी अनुवाद बेवरिच महोदय ने किया। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना है। बाबर ने दयानंदनी डायरी लिखता था। बाबर ने दयानंदनी डायरी लिखता था। बाबर दयानंदनी डायरी लिखता था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना उज्बेकिस्तान के अंडीजाज गांव में हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना उज्बेकिस्तान के अंडीजाज गांव में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग का वंशज था। बाबर अपने पिता के तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज बताया जाता है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग का वंशज था। बाबर अपने पिता के तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज बताया जाता है। बाबर का माता कुतलुग निगार खानम था। बाबर माता की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर का माता कुतलुग निगार खानम था। बाबर माता की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर की पत्नी माहम अंग, गुलरुख बेगम, मौसम बेगम और आयशा बेगम थी। बाबर की पत्नी माहम अंग, गुलरुख बेगम, मौसम बेगम और आयशा बेगम थी। बाबर का पुत्र हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल था। बाबर का पुत्र हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल था। बाबर का पुत्री गुलबदन बेगम, गुलरंग बेगम, गुलचेहरा बेगम है। बाबर का पुत्री गुलबदन बेगम, गुलरंग बेगम, गुलचेहरा बेगम है। बाबर का बहन खानजादा बेगम थी। बाबर का बहन खानजादा बेगम थी। बाबर का दादा मीरान शाह है। बाबर का दादा मीरान शाह है। बाबर की दादी दौलत बेगम थी। बाबर की दादी दौलत बेगम थी। बाबर का दादी दौलत बेगम थी। बाबर का वजीर मेहदी ख्वाजा था। बाबर का वजीर मेहदी ख्वाजा था। बाबर का गुरु उबेदुल्लाह है। बाबर का गुरु उबेदुल्लाह था। मुग़ल शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब बहादुर होता है और बाबर तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शेर या बाघ होता है। मुग़ल शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब बहादुर होता है और बाबर तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शेर या बाघ होता है। बाबर की भाषा चगताई है कारण बाबर के भीतर चंगेज खान और तैमूर लंग का खून है। बाबर की भाषा चगताई है कारण बाबर के भीतर चंगेज खान और तैमूर लंग का खून है। बाबर ने निशांत बाग कश्मीर में, शालीमार बाग लाहौर में, पिंजौर बाग हरियाणा में और आराम बाग नूर ए अफगान बाग आगरा में बनवाया। बाबर ने निशांत बाग कश्मीर में, शालीमार बाग लाहौर में, पिंजौर बाग हरियाणा में और आराम बाग या नूर ए अफगान बाग आगरा में बनवाया। तुजुक ए बाबरी में बाबर ने भारत के संदर्भ में कहा कि भारत कारीगरों का राष्ट्र है। भारतीय मारना जानते हैं, लड़ना नहीं। भारत एक धनी राष्ट्र है। पहली बार गंगा नदी का उल्लेख, पहली बार मैदान शब्द का प्रयोग, पहली बार कबूतरबाजी का प्रचलन भारत में देखा और पहली बार ताश के खेल का प्रचलन भारत में देखा और पहली बार गुलाब की खेती भारत में देखा और पहली बार फलों का राजा आम है भारत में
में जाना बाबर। तुजू के बाबरी में बाबर ने भारत के संदर्भ में कहा कि भारत कारीगरों का राष्ट्र है, भारतीय मरना जानते हैं है लड़ना नहीं। भारत एक धनी राष्ट्र है। पहली बार गंगा नदी का उल्लेख है, पहली बार मैदान शब्द का प्रयोग, पहली बार कबूतरबाजी का प्रचलन भारत में देखा और पहली बार ताश के खेल का प्रचलन भारत में देखा और पहली बार गुलाब की खेती भारत में देखा एवं पहली बार फलों का राजा आम है भारत में जाना बाबर ने। बाबर के समय ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार विजाद थे। विजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। बाबर के समय ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार विजाद थे। विजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। बाबर की अन्य रचनाएं रसल उ सिराज एवं खत ए बाबरी तुर्की भाषा में है। बाबर की अन्य रचनाएं रसल उ सिराज एवं खत ए बाबरी तुर्की भाषा में है। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जारी किया भारत में। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जारी किया भारत में। बाबर ने भूमि के माप के लिए गज ए बाबरी पैमाना चलाया भारत में। बाबर ने भूमि के माप के लिए गज ए बाबरी पैमाना चलाया भारत में। बाबर को मुबाइयान पदशैली तुर्की भाषा का जनक कहते हैं। बाबर को मुबाइयान पदशैली तुर्की भाषा का जनक कहते हैं। हुमायूं का जीवन परिचय। हुमायूं दो बार राजा बने, 1530 से 1540 में और 1555 से लेकर 1556 में बना। हुमायूं दो बार राजा 1530 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1556 तक राजा रहा हुमायूं का जन्म काबुल में 1508 में हुआ था। हुमायूं का जन्म काबुल में 1508 में हुआ था। हुमायूं के पिता बाबर है। हुमायूं का पिता बाबर है। हुमायूं का माता महम अंगा थी। हुमायूं का माता महम अंगा थी। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, बेग बेगम, बिगेह बेगम और शहजादी बेगम थी। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, बेग बेगम, बिगोह बेगम और शहजादी बेगम थी। हुमायूं का पुत्र अकबर जलाल अहमद शमसुद्दीन अहमद थी। हुमायूं का पुत्र अकबर जलाल अहमद और शमसुद्दीन अहमद था। हुमायूं ने पहली राजधानी काबुल बनाया, फिर दूसरी राजधानी दिनपनाह नगर दिल्ली को बनाया। हुमायूं ने पहली राजधानी काबुल और दूसरी राजधानी दिनपनाह नगर दिल्ली को बनाया। हुमायूं का भाई कमरान अस्करी और हिंदाल था। हुमायूं ने कमरान को काबुल एवं गंधार दिया, अस्करी को संभल उड़ीसा एवं हिंदाल को मेवाड़ एवं अलवर राजस्थान का सूबेदार बनाया। हुमायूं का भाई कमरान अस्करी हिंदाल था। हुमायूं ने कमरान को काबुल एवं गंधार दिया, अस्करी को संभल उड़ीसा और हिंदाल को मेवाड़ एवं अलवर राजस्थान का सूबेदार बनाया। हुमायूं का चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा था। हुमायूं ने सुलेमान को बदख्शा प्रदेश काबुल का सूबेदार बनाया। हुमायूं का चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा था। हुमायूं ने सुलेमान को बदख्शा प्रदेश काबुल का सूबेदार बनाया। हुमायूं का प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अहमद और प्रधान सेनापति बैरम खान था। हुमायूं का प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अहमद और प्रधान सेनापति बैरम खान था। हुमायूं का बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किया फारसी भाषा में। हुमायूं का बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किया फारसी भाषा में। हुमायूं फारसी भाषा का शब्द है। हुमायूं का मतलब है भाग्यशाली होता है। हुमायूं फारसी भाषा का शब्द है। हुमायूं का मतलब भाग्यशाली होता है। हुमायूं का गुरु मुल्ला अहमद है। हुमायूं का गुरु मुल्ला अहमद है। हुमायूं का गुरु मुल्ला अहमद है। हुमायूं ने अपना राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 में आगरा में किया। हुमायूं ने अपना राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 में आगरा में किया। हुमायूं का प्रमुख अभियान। हुमायूं ने कालिंजर यूपी अभियान किया 1531 में। कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव को हुमायूं ने पराजित कर कालिंजर किला पर कब्जा कर लिया। प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश के थे। हुमायूं ने कालिंजर यूपी अभियान किया 1531 में। कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव को हुमायूं ने पराजित कर कालिंजर किला पर कब्जा कर लिया। प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश के थे। हुमायूं ने चुनार अभियान यूपी में किया 1532 में।
चुनार के राजा शेरशाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार किया एवं अपने पुत्र कुतुब खां को सेवा करने के लिए हुमायूं को दे दिया और हुमायूं ने चुनार किला पर कब्जा नहीं किया। हुमायूं ने चुनार अभियान यूपी में किया। 1532 में चुनार के राजा शेरशाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार किया एवं अपने पुत्र कुतुब खां को सेवा करने के लिए हुमायूं को दे दिया और हुमायूं ने चुनार किला पर कब्जा नहीं किया। दोहरिया का युद्ध 1532 में बंगाल के निकट हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ। इब्राहिम का भाई है महमूद लोदी। हुमायूं से महमूद लोदी हार जाता है और भागकर पूर्वी बंगाल में छिप जाता है। दोहरिया का युद्ध 1532 में बंगाल के निकट हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ। इब्राहिम का भाई है महमूद लोदी। हुमायूं से महमूद लोदी हार जाता है और भागकर पूर्वी बंगाल में छिप जाता है। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली के अंदर दीनपनाह नगर एवं दीनपनाह भवन का निर्माण करवाया। दीनपनाह 5 तला इमारत था। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली के अंदर दीनपनाह नगर एवं दीनपनाह भवन का निर्माण करवाया। दीनपनाह 5 तला का इमारत था। हुमायूं ने बिहार पर अधिकार किया। 1534 में बिहार के राजा सुल्तान मिर्जा एवं जमन मिर्जा को पराजित कर बिहार पर अधिकार किया। हुमायूं ने बिहार पर अधिकार किया। 1534 में बिहार के राजा सुल्तान मिर्जा एवं जमान मिर्जा को पराजित कर बिहार पर अधिकार किया। हुमायूं ने गुजरात पर अभियान किया। 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह प्रथम को हुमायूं पराजित करता है और गुजरात एवं मालवा पर हुमायूं ने कब्जा किया। हुमायूं ने गुजरात पर अभियान किया। 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह प्रथम को हुमायूं पराजित करता है और गुजरात एवं मालवा पर हुमायूं ने कब्जा किया। हुमायूं ने दूसरा चुनार अभियान 1537 में किया। हुमायूं ने शेरशाह सूरी को मारने का उद्देश्य से गया था, लेकिन शेरशाह का बेटा कुतुब खान ने अपने पिता से पहले ही सूचना दे दिया था, तो शेरशाह चुनार से निकलकर बंगाल पहुंच गया। पीछा करते हुए हुमायूं भी 1538 में बंगाल पहुंचा। तब तक पता चला कि शेरशाह बक्सर के चौसा में पहुंचा है। हुमायूं ने दूसरा चुनाव अभियान 1537 में किया। हुमायूं ने शेरशाह सूरी को मारने के उद्देश्य से गया था, लेकिन शेरशाह का बेटा कुतुब खान ने अपने पिता को पहले ही सूचना दे दिया था, तो शेरशाह चुनार से निकलकर बंगाल पहुंच गया। पीछा करते हुए हुमायूं भी 1538 में बंगाल पहुंचा। तब तक पता चला कि शेरशाह बक्सर के चौसा में पहुंचा है। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं भारी मात्रा में अफीम पी रखा था और अफीम एवं मुजरा का बहुत बड़ा लती था। हुमायूं शेरशाह से लड़ते लड़ते कर्मनसा नदी में गिर गया, तो हुमायूं को निजाम भिश्ती मल्लाह ने जान बचाया। हुमायूं ने निजाम भिश्ती मल्लाह को एक दिन का राजा बनाया दिल्ली का, और सम्मान में चमड़ा का सिक्का भी चलवाया। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं भारी मात्रा में अफीम पी रखा था और अफीम एवं मुजरा का बहुत बड़ा लती भी था। हुमायूं शेरशाह से लड़ते लड़ते कर्मनसा नदी में गिर गया, तो हुमायूं को निजाम भिश्ती मल्लाह ने जान बचाया। हुमायूं ने निजाम भिश्ती मल्लाह को एक दिन का राजा बनाया दिल्ली का, और सम्मान में चमड़ा का सिक्का भी चलवाया। विलग्राम यूपी का युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं को पीटकर हमेशा के लिए भारत से खदेड़ डाला शेरशाह ने। हुमायूं 15 साल सिंध में रहकर जीवन बिताया और विशाल सेना का फौज का निर्माण किया। बिलग्राम यूपी का युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं को पीटकर हमेशा के लिए भारत से खदेड़ डाला शेरशाह ने। हुमायूं 15 साल सिंध में रहकर जीवन बिताया और विशाल सेना का फौज का निर्माण किया। कनौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह जीत गया। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह जीत जाता है।
पढ़ेंगे लेक्चर 23। बिलग्राम कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध के अमरकोट के राजा राणा भीरमाल के महल में शरण लेता है। अमरकोट में ही हुमायूं को हमीदा बानो बेगम हाजी बेगम से प्रेम हो जाता है। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध के अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में शरण लेता है। अमरकोट में ही हुमायूं को हमीदा बानो बेगम हाजी बेगम से प्रेम हो जाता है। हुमायूं के भाई हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी के पुत्री हमीदा बानो बेगम है। हमीदा हुमायूं को पसंद नहीं करता है। हमीदा के पिता अपहरण करवाता है हुमायूं को। ऐसी स्थिति में हुमायूं से हमीदा निकाह करती है 1541 में और 1542 में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम अकबर था। राणा वीरसाल बहुत टेंशन में है तो हुमायूं सिंध छोड़कर ईरान रवाना होता है और 13 साल रहकर ईरान में अपना सेना मजबूत करता है। हुमायूं के भाई हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी के पुत्री हमीदा बानो बेगम है। हमीदा हुमायूं को पसंद नहीं करता है। हमीदा के पिता को अपहरण करवाता है हुमायूं। ऐसी स्थिति में हुमायूं से हमीदा निकाह करती है 1541 में और 1542 में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम अकबर था। राणा वीरसाल बहुत टेंशन में है तो हुमायूं सिंध छोड़कर ईरान रवाना होता है और 13 साल रहकर ईरान में अपना सेना मजबूत करता है हुमायूं। मछीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ। हुमायूं 1555 में वापस पंजाब भारत में आता है और मछीवाड़ा का युद्ध तातार खान नामक राजा की हत्या हुमायूं ने कर डाला। मछीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ। हुमायूं 1555 में वापस पंजाब भारत में आता है और मछीवाड़ा युद्ध में तातार खान नामक राजा की हत्या हुमायूं ने कर डाला। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ। सरहिंद का युद्ध 1556 में हुआ। सरहिंद पंजाब में है। सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर हुमायूं वापस दोबारा दिल्ली एवं आगरा की राजगद्दी प्राप्त करता है और सिकंदर शाह सूरी शेरशाह सूरी का लड़का था। सरहिंद का युद्ध 1556 में हुआ। सरहिंद पंजाब में है। सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर हुमायूं वापस दोबारा दिल्ली एवं आगरा की राजगद्दी प्राप्त करता है। सिकंदर शाह सूरी शेरशाह सूरी का लड़का था। 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह भवन के शेरमंडल पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई। शेरमंडल पुस्तकालय शेरशाह ने बनवाया था। 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह भवन के शेरमंडल पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई। शेरमंडल पुस्तकालय शेरशाह ने बनवाया था। लेनपुर ने कहा, हुमायूं जिस तरह अपने जीवन में लड़ते गिरते रहा वैसे ही यह गिरते गिरते अल्लाह के पास चला गया। लेनपुर ने कहा, हुमायूं जिस तरह अपने जीवन में लड़ते गिरते रहा वैसे ही यह गिरते गिरते अल्लाह के पास चला गया। हुमायूं ज्योतिष में भरोसा रखता था एवं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनने की प्रथा चलाया। हुमायूं ज्योतिष में भरोसा रखता था एवं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनने की प्रथा चलाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन में बनाया। गयासुद्दीन बेग और ये इटली से आया था। 4 बाग शैली में बना भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन में बनवाया गयासुद्दीन बेग और ये इटली से आया था। गयासुद्दीन बेग ने और ये इटली से आया था। भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा था। 4 बाग शैली में बना भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार गयासुद्दीन बेग है जो इटली से आया था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार गयासुद्दीन बेग जो इटली से आया था। लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भारत का पहला मकबरा था हुमायूं का मकबरा। लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भारत का पहला मकबरा था हुमायूं मकबरा। 1565 में हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर ने शुरू किया और 1572 में मकबरा बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ। हुमायूं
मकबरे में कुल लागत 1.5 लाख मिलियन डॉलर लगा। दोहरी गुंबद आकार में लगी बनी भारत की पहली मकबरा हुमायूं का मकबरा था। 1565 में हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर ने शुरू किया और 1572 में मकबरा बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ। हुमायूं मकबरे में कुल लागत 1.5 लाख मिलियन डॉलर का था। दोहरी गुंबद नुमा आकार में बनी भारत की पहली मकबरा हुमायूं का मकबरा था। हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया। हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया। भारत में चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के समय हुआ। सैयद अली एवं अबूद शमसद फारस के प्रसिद्ध चित्रकार हुमायूं के दरबार में दिल्ली पहुँचे। भारत में चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के समय हुआ। सैयद अली एवं अबूद समद फारस के प्रसिद्ध चित्रकार हुमायूं के दरबार में दिल्ली पहुँचा। सूर्यवंश का शासनकाल 1540 से लेकर 1555 तक रहा। सूर्यवंश का शासनकाल 1540 से लेकर 1555 तक रहा। सूर्यवंश में कुल 4 राजा हुए: शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी। सूर्यवंश में 4 राजा हुए। शेर शाह सूरी के शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक रहा। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक रहा। इस्लाम शाह सूरी का शासनकाल 1545 से लेकर 1554 तक रहा। इस्लाम शाह सूरी का शासनकाल 1545 से लेकर 1554 तक रहा। आदिल शाह सूरी का शासनकाल 1554 में ही रहा मात्र 6 माह। आदिल शाह सूरी का शासनकाल मात्र 1554 में रहा मात्र 6 महीना। सिकंदर शाह सूरी का शासनकाल 1554 से लेकर 1555 तक रहा। सिकंदर शाह सूरी का शासनकाल 1554 से लेकर 1555 तक रहा। इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी ये तीनों शेर शाह के पुत्र थे। ये तीनों क्या थे? शेर शाह के पुत्र थे। शेर शाह के जीवन परिचय। शेर शाह का जन्म 1486 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह का जन्म 1486 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह के पिता हसन खां था। शेर शाह का पिता हसन खां था। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां और हनी खां था। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां और हनी खां था। शेर शाह के कुल 8 भाई थे: निजाम खां, अली खां, यूसुफ खां, खुरम खां, सादी खां, सुलेमान खां और अहमद खां था। शेर शाह के कुल 8 भाई थे: निजाम खां, अली खां, यूसुफ खां, खुरम खां, सादी खां, सुलेमान खां और अहमद खां था। शेर शाह सूरी की पत्नी थी रानी शाह लाड मालिका और दूदू बेगम थी। शेर शाह के सूरी की पत्नी रानी शाह लाड मालिका और दूदू बेगम थी। शेर शाह के गुरु जमाल खां जौनपुर के थे। शेर शाह के गुरु जमाल खां जौनपुर के थे। शेर शाह के वित्त मंत्री टोडरमल थे। शेर शाह के वित्त मंत्री टोडरमल थे। शेर शाह के वित्त मंत्री टोडरमल थे। सिकंदर लोदी ने शेर शाह के पिता को 1000 बीघा जमीन हरियाणा के नारनौल में हमेशा के लिए दे दिया। शेर शाह के पिता हसन खां सिकंदर के गुलाम थे। 500 बीघा जमीन बेचकर उसी पैसा से सासाराम में नया जमीन खरीदे और पूरे परिवार सहित सासाराम में रहने लगे। हसन खां। सिकंदर लोदी ने शेर शाह के पिता को 1000 बीघा जमीन हरियाणा के नारनौल में हमेशा के लिए दे दिया। शेर शाह के पिता हसन खां सिकंदर के गुलाम थे। 500 बीघा जमीन बेचकर उसी पैसा से सासाराम में नया जमीन खरीदे एवं पूरे परिवार सहित सासाराम में रहने लगे। हसन खान ने फरीद को सासाराम की जागीर खेती करने के लिए सौंपा तो अन्य माताओं को समस्या हुआ और विद्रोह करना शुरू किया। हसन ने 5 सदिया किया था तो हसन ने फरीद खां से जागीर छीनकर अन्य पुत्र को दे देते हैं तो फरीद नाराज होकर सासाराम छोड़कर जौनपुर भाग कर चले गए। जौनपुर में फरीद की मुलाकात जमाल खान से होता है। फरीद के गुरु बने जमाल खान। हसन खान ने फरीद को सासाराम का जागीर खेती करने के लिए सौंपा
तो अनमताओं को समस्या हुआ, विद्रोह करना शुरू किया। हसन ने 5 शादियाँ किया था, तो हसन ने फरीद खां से जागीर छीनकर अन्य पुत्र को दे देते हैं। तो फरीद नाराज होकर सासाराम छोड़कर जौनपुर भाग कर चले गए। जौनपुर में फरीद की मुलाकात जमाल खान से होता है। फरीद के गुरु बने जमाल खान। फरीद शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दिल्ली में बाबर के सेना में काम करने जाते हैं। उद्देश्य बाबर से मुलाकात होगी तो अपने पिता के बारे में कहेंगे, तो बाबर हसन खां पर दबाव बनाएंगे जागीर के लिए। पर एक बार भी बाबर से फरीद की मुलाकात नहीं हुई। फरीद खां 1.5 साल बाबर के सेनापति के रूप में काम किया और दिल्ली छोड़कर वापस दक्षिणी बिहार पहुंचता है और बहार खान लोहानी अफगानी से मुलाकात होता है फरीद खान का। फरीद शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दिल्ली में बाबर के सेना में काम करने जाते हैं। उद्देश्य हम बाबर से मुलाकात होगी तो अपने पिता के बारे में कहेंगे, तो बाबर हसन खां पर दबाव बनाएंगे जागीर के लिए। पर एक बार भी बाबर से फरीद की मुलाकात नहीं हुई। फरीद खां 1.5 साल बाबर के सेनापति के रूप में काम किया और दिल्ली छोड़कर वापस दक्षिणी बिहार पहुंचता है और बहार खान लोहानी अफगानी से मुलाकात होता है फरीद खान का। बहार खान लोहानी ने कहा, फरीद से तुम मेरे पुत्र जलाल का गुरु बन जाओ और मेरा अंगरक्षक भी बन जाओ। बहार खान लोहानी ने कहा, फरीद से तुम मेरे पुत्र जलाल का गुरु बन जाओ और मेरा अंगरक्षक भी बन जाओ। बहार खां पर शेर हमला किया तो फरीद ने एक ही बार में तलवार से शेर को मार देता है। तो खुश होकर बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर शाह की उपाधि दिया। बहार खां पर शेर हमला किया तो फरीद ने एक बार में तलवार से शेर को मार देता है। तो खुश होकर बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर शाह की उपाधि दिया। लेक्चर 23 खत्म। शेर शाह के प्रमुख अभियान। सूरजगढ़ बंगाल अभियान 1538 में शेर शाह सूरी ने किया। बंगाल के राजा नुसरत शाह पराजित होता है शेर शाह से और शेर शाह ने नुसरत की राजधानी नदिया एवं लखनौती पर अधिकार किया। सूरजगढ़ बंगाल अभियान 1538 में शेर शाह सूरी ने किया। बंगाल के राजा नुसरत शाह पराजित होता है शेर शाह से और शेर शाह ने नुसरत की राजधानी नदिया एवं लखनौती पर अधिकार किया। बंगाल अभियान 1541 में शेर शाह ने किया। शेर शाह का सूबेदार खिजर खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहा तो जिस कारण शेर शाह सूरी को बंगाल जाना पड़ा और शेर शाह ने खिजर खां की हत्या कर स्वयं बंगाल अपने अधिकार में ले लिया। बंगाल अभियान 1541 में शेर शाह ने किया। शेर शाह का सूबेदार खिजर खान ने अपने आप से को स्वतंत्र घोषित करना चाहा तो जिस कारण शेर शाह सूरी को बंगाल जाना पड़ा और शेर शाह ने खिजर खां की हत्या कर स्वयं बंगाल अपने अधिकार में लिया। मालवा एमपी का अभियान 1542 में किया। शेर शाह ने मालवा के शासक मुल्लू उर्फ कादिर शाह थे। मालवा अभियान के दौरान शेर शाह सूरी ने ग्वालियर के राजा पूरनमल से ग्वालियर किला को छीन लिया। शेर शाह के डर से आत्मसमर्पण कर डाला। मुल्लू उर्फ कादिर शाह ने शेर शाह ने आसानी से मध्य प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र मालवा उज्जैन ग्वालियर मांडू सारंगपुर पर पूर्ण अधिकार कर लिया और मुल्लू उर्फ कादिर शाह को बंगाल का सूबेदार बना दिया। मालवा एमपी का अभियान 1542 में किया। शेर शाह ने मालवा के शासक मुल्लू उर्फ कादिर शाह थे। मालवा अभियान के दौरान शेर शाह सूरी ने ग्वालियर के राजा पूरनमल से ग्वालियर किला को छीन लिया। शेर शाह के डर से आत्मसमर्पण कर डाला। मुल्लू उर्फ कादिर शाह शेर शाह ने आसानी से मध्य प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र मालवा उज्जैन ग्वालियर मांडू सारंगपुर पर पूर्ण अधिकार कर लिया और मुल्लू उर्फ कादिर शाह को बंगाल का सूबेदार बना दिया। रायसीन अभियान 1543 में शेर शाह ने किया। रायसीन एमपी किला पर आक्रमण किया। शेर शाह सूरी ने और रायसीन किला पर पूरनमल को हराकर आसानी से कब्जा कर लिया। रायसीन अभियान 1543 में शेर शाह ने किया। रायसीन एमपी किला पर आक्रमण किया। शेर शाह सूरी ने और रायसीन किला पर पूरनमल को हराकर आसानी से कब्जा कर लिया। सिंध और मुल्तान अभियान 1543 में शेर शाह ने किया।
सिंध का राजा बख्शू खां और मुल्ताज का राजा फतेह खां, इन दोनों पर शेरशाह ने हमला किया तो इन दोनों ने बिना युद्ध किए शेरशाह के सामने आत्मसमर्पण कर डाला और शेरशाह ने आसानी से सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर डाला। सिंध और मुल्तान अभियान 1543 में शेरशाह ने किया। सिंध का राजा बख्शू खां और मुल्ताज का राजा फतेह खां, इन दोनों पर शेरशाह ने हमला किया तो इन दोनों ने बिना युद्ध किए शेरशाह के सामने आत्मसमर्पण कर डाला और शेरशाह ने आसानी से सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर डाला। मरवार राजस्थान अभियान 1544 में शेरशाह ने किया। मरवार का राजा मालदेव थे। मालदेव के दो सेनापति जयता एवं कुंपा था। इन दोनों सेनापतियों ने शेरशाह सूरी को जमकर पिटाई किया तो यहीं पर शेरशाह ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान को खो दिया। मरवार राजस्थान अभियान 1544 में शेरशाह ने किया। मरवार का राजा मालदेव थे। मालदेव के दो सेनापति जायता एवं कुंपा था। इन दोनों सेनापतियों ने शेरशाह सूरी को जमकर पिटाई किया तो यहीं पर शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान को खो दिया। चित्तौड़ अभियान 1544 में शेरशाह ने किया। चित्तौड़ के राजा उदय सिंह थे। उदय सिंह ने शेरशाह के सामने बिना कोई युद्ध किए आत्मसमर्पण कर डाला और शेरशाह ने आसानी से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने चित्तौड़ का शासन अपने 3 सेनापति शमशेर अहमद, अहमद खां और मियाँ खां को दे दिया था। चित्तौड़ अभियान 1544 में शेरशाह ने किया। चित्तौड़ के राजा उदय सिंह थे। उदय सिंह ने शेरशाह के सामने बिना कोई युद्ध किए आत्मसमर्पण कर डाला और शेरशाह ने आसानी से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने चित्तौड़ का शासन अपने 3 सेनापतियों शमशेर अहमद, अहमद खां और मियाँ खां को दे दिया था। कालिंजर यूपी अभियान 1545 में शेरशाह ने अंतिम अभियान किया। कालिंजर के राजा किरत सिंह थे। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह बारूद के ढेर पर जलकर मारा गया। शेरशाह उक्का नाम का आग्नेय शास्त्र चला रहा था तो रिवर्स हुआ तो शेरशाह बारूद के ढेर में खड़ा था तो बारूद में आग लग गया और कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह मारा गया। कालिंजर यूपी अभियान 1545 में शेरशाह ने अंतिम अभियान किया। कालिंजर के राजा किरत सिंह थे। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह बारूद के ढेर में जलकर मारा गया। शेरशाह उक्का नाम का आग्नेय शास्त्र चला रहा था तो रिवर्स हुआ तो शेरशाह बारूद के ढेर में खड़ा था तो बारूद में आग लग गया और कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह मारा गया। शेरशाह के प्रमुख विभाग। शेरशाह के प्रमुख विभाग दीवान बिजारत वित्त विभाग था शेरशाह का। दीवान बिजारत वित्त विभाग था शेरशाह का। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग था शेरशाह का। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग था शेरशाह का। दीवान ए कजा न्याय विभाग था शेरशाह का। दीवान ए कजा न्याय विभाग था शेरशाह का। दीवान ए इंसा सचिवालय एवं पत्राचार विभाग और दीवान ए रसालत विदेश विभाग बनवाया था शेरशाह ने। दीवान ए इंसा सचिवालय एवं पत्राचार विभाग और दीवान ए रसालत विदेश विभाग बनवाया था शेरशाह ने। शेरशाह के प्रमुख कार्य। शेरशाह के प्रमुख कार्य। शेरशाह ने राज्य के आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। कुल उपज का 1/3 था। शेरशाह ने राज्य के आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। कुल उपज का 1/3 था। शेरशाह के समय उत्पादन के आधार पर 3 भूमि, अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि में विभाजित किया। शेरशाह के समय उत्पादन के आधार पर 3 भूमि, अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि में विभाजित किया। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए गज ए शेरशाही 32 इंच को चलाया। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए गज ए शेरशाही 32 इंच का था जिसको चलाया। शेरशाह ने 50 बीघा को से कम खेती करने वाले लोग से जरीमाना कर कुल आय का 2.5% लिया। शेरशाह ने 50 बीघा से कम खेती करने वाले लोग से जरीमाना कर कुल आय का 2.5% लिया। शेरशाह ने 50 बीघा से अधिक खेती करने वाले किसानों से महिसालाना कर लिया कुल आय का 5%। शेरशाह ने 50 बीघा से अधिक खेती करने वाले किसानों से महिसाला कर लिया कुल आय का 5%। दिल्ली में किली ए कुहना मस्जिद का पुराना किला का निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। दिल्ली में दिल्ली ए कुहना मस्जिद और पुराना किला का निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने।
1541 में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया शेरशाह ने। 1541 में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया शेरशाह ने। असरफी नामक सोना का सिक्का पहली बार चलाया और 4 मील की दूरी पर 1700 सरायों का निर्माण कराया शेरशाह सूरी ने। असरफी नामक सोना का सिक्का पहली बार चलाया और 4 मील की दूरी पर 1700 सरायों का निर्माण कराया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड का निर्माण करवाया जो बंगाल के सुनार गांव से होते हुए कराची और लाहौर तक जाती है। जीटी रोड का नाम ऑकलैंड गवर्नर जनरल ने दिया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड का निर्माण करवाया जो बंगाल के सुनार गांव से होते हुए कराची और लाहौर तक जाती है। जीटी रोड का नाम ऑकलैंड गवर्नर जनरल ने दिया। जीटी रोड का अन्य नाम सड़क ए आजम है। जीटी रोड का अन्य नाम सड़क ए आजम है। शेरशाह ने अपने शासनकाल में 23 टकसाल का निर्माण करवाया। शेरशाह ने अपने शासनकाल में 23 टकसाल का निर्माण करवाया। शेरशाह के समकालीन मलिक मुहम्मद जायसी थे। शेरशाह के समकालीन मलिक मुहम्मद जायसी थे। मलिक मुहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, आखिरी कलम, चित्ररेखा, अखरावत और बहारनामा है। मलिक मुहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, आखिरी कलम, चित्रलेखा, आखरावत और बहारनामा था। शेरशाह ने कन्नौज के निकट शेरसूरी नामक शहर का निर्माण एवं रोहतास गढ़ का किला का निर्माण करवाए। शेरशाह ने कन्नौज के निकट शेरसूर नामक शहर का निर्माण एवं रोहतास गढ़ का किला का निर्माण करवाए। शेरशाह के मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहते थे। शेरशाह के मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहते थे। शेरशाह के दीवानी या राजस्व संबंधी मामला मुंसिफ देखते थे और फौजदारी मामला सिकंदर देखते थे। शेरशाह के दीवानी या राजस्व संबंधी मामला मुंसिफ देखते थे और फौजदारी मामला सिकंदरा देखते थे। शेरशाह ने न्याय का दिन बुधवार रखा। शेरशाह के लगान निर्धारण 3 भाग गला बख्शी, बटाई, नस्क, मरुई और नगदी जब्ती में विभाजित था। शेरशाह के लगान निर्धारण 3 भाग गला बख्शी, बटाई, नस्क, मुतकई और नगदी जब्ती में विभाजित था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। इस प्रकार से लेक्चर 24 ख़त्म हुआ। इस प्रकार से आज का लगभग ये 8वां वीडियो था जो कि ख़त्म हो गया, जिसमें हम लेक्चर नंबर 22 से लेकर 24 तक के तथ्यों को देखे हैं। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है और इसीलिए इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 8 वीडियो हो चुका है मध्य अकादमी भारत का और मात्र 2 वीडियो ही बचा है। 9वां और 10वां वीडियो, मात्र 2 वीडियो में मध्य अकादमी भारत को ख़त्म कर लिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।